हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग आईसीटी कवर किए थे नहीं, और आज हम लोग जो है बिल्कुल एक नया यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आईसीटी खत्म करके क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले तो हम लोग ऐसा करते थे कि एक सब्जेक्ट खत्म होता था फिर उसके बाद दूसरा का शुरुआत करते थे। तो जी मैंने लास्ट वाले वीडियोस में आपको बताया था स्ट्रैटेजी वाले में कि हम क्या करेंगे, वीक में अब दो सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन आपका चलेगा अभी आईसीटी, और फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये आपको मिलेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि मैथ्स आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज है क्या? थर्सडे। ठीक है, तो आज हम मैथ शुरू करेंगे। इसी तरीके से जब ये खत्म हो जाएगा तो मैंने सारा स्ट्रक्चर बता रखा है कि हम लोग कैसे शुरू करेंगे, और ये कब आएगी? रात के 8 बजे आएगी वीडियो। फिर उसी तरीके से पेपर 2 में भी वही हाल मैंने बना रखा है कि अभी क्या चल रहा है? स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, और आज से यानी कि थर्सडे से 9 बजे आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी। तो ये दो का स्ट्रक्चर लेके चला ताकि आपका जून तक जो है वो सारा चीज कवर हो जाए। कहां? किसी अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके YouTube वाले प्लेटफॉर्म पर, दैट इज नेट वाला भैया, और यहीं पे हम आपकी सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे, आपको जेआरएफ यहीं से दिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में और देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या सिलेबस है और क्या कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर बात? हाँ जी, आइएगा जी। देखिएगा, सबसे पहले ये तो लोगो हमारा है, सबसे मतलब बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब क्या है कि ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज से जो पीडीएफ आपको, ये तो मैथ्स है ना, जैसे अदर सब्जेक्ट क्या होते थे कि भाई साहब चलो ठीक है पीडीएफ नहीं है, आप लोग लिख लेते थे, सुन के बोल देता था, लेकिन ये जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट, इसके पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट इज नेट वाला भैया। आप टेलीग्राम में जाएं, बस नेट वाला भैया सर्च करें, और ये लोगों को ध्यान में रखें, ये लोगो जहां होगा जिसमें उसमें आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे। अभी शुरुआत है तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हाँ इतने हैं कि 45-50 लोग किससे शुरुआत करी हमने, और धीरे 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 ये टीम 45-50 हजार की होगी, आप सबका साथ रहा तो आइए इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको ये फॉलो करना है, आपके ऊपर है। यूट्यूब में आपको जो करना है वो कर लीजिएगा, फेसबुक, ये सारे आपके सोशल मीडिया हैं। और फाइनली अगर फिर भी कोई चीजें बच जाती है, आपको किसी तरह की क्वेरी करनी है, तो आप व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया थी आपका ये। अब देखिए कि सर अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट करा दिया है। तो आप मेरा कंप्लीटेड लेक्चर जो यूट्यूब पे है, पेपर 1 में कम्युनिकेशन के 20 लेक्चर्स कंप्लीट है, टीचिंग के एप्टीट्यूड के 37 लेक्चर्स कंप्लीट है, रिसर्च के 18 लेक्चर्स कंप्लीट है, यानी कि ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पूरी तरीके से वीडियोस लगा दिए मैंने। आप एक बार इसको देखेंगे जाके, आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा, इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूं। फिर देखिए, अभी आईसीटी के 2 लेक्चर्स चल रहे हैं, आई थिंक 3 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। फिर उसी तरह से पेपर 2 कॉमर्स के लिए इंटरनेशनल बिजनेस की 38 लेक्चर्स हमने बना रखा है, सबके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। फिर अकाउंट्स के 31 लेक्चर्स है, स्टैटिस्टिक्स 5 लेक्चर्स के साथ चल रहा है, और फिर इकोनॉमिक्स वाले भी आज से आ जाएगी। तो ये रहा हमारा क्या, यूट्यूब पे सब चीज है भाई साहब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब इसमें से क्या क्या पढ़ना है हमको? टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ना है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशन, सब रीजनिंग के टाइप्स हैं, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या है? फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज, इतने सारे चीज पढ़ने। तो एक एक करके बेसिक्स तरीके से बहुत ही, देखिए होता क्या ना कि मैथ्स पढ़ने के टाइम ना बच्चों को लगता है कि भाई साहब क्या आ गया, मतलब पहाड़ टूट जाता है। और मैं सच बताऊं, ये फ्री के नंबर हैं, आपको ये यहाँ पे मिल जाते हैं फ्री के नंबर। अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर देते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देते हो, एक्चुअली ये मैथ नहीं है, ये मैथ नहीं है, इसको बोलते हैं मत। ठीक है, मत मतलब जब 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 जैसे देखो, जैसे आप मान लो कि पकौड़ा बनाते हुए देखे हो किसी को, हाँ जी, तो जब उसमें बेसन जो मिलाता है, तो वो देखना, जो जितना ज्यादा बार घुमाता है ना, जितना ज्यादा बार उसको ऐसे राउंड राउंड करेगा, जितना ज्यादा बार घुमाएगा, उसकी पकौड़ी उतनी अच्छी बनती है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो उसी तरीके से जो मैथ है ना, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक सिस्टम के थ्रू, उतनी ज्यादा आपकी नंबर अच्छी आ जाएगी। तो इसमें देखिए, इसमें तो सर 10 नंबर का ये तो सीधा सीधी है,
सर 10 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। अब क्या, अब इससे रिलेटेड चूंकि परसेंट आपको आपके डीआई भी आते हैं, तो डीआई में भी आपका कितना है 20 नंबर है भाई साहब, 20 और 10 30 नंबर, यानी कि 15 क्वेश्चन। अगर आप मैथ थोड़ा सही कर लेते हो ना तो 15 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। कुछ नहीं, डीआई में तो एवरेज, रेशियो और परसेंटेज इसी का ही काम होता है, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन का, बाकी और किसी का काम नहीं होता है। तो इतना भी अगर आप ध्यान से समझेंगे चीजों को तो काम अपना बन जाएगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आज हम लोग देखेंगे क्या, फ्रैक्शन के कुछ बेसिक्स और उसके 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन उसके बाद फिर अगली क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ फ्रैक्शन में मैं लेके आऊंगा। आज हम लोग बेसिक सीखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग क्या देखने जा रहे हैं जी, फ्रैक्शन। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। क्या देखने जा रहे हैं जी, आपको दिख रहा है? हाँ जी, फ्रैक्शन। आज आराम आराम से पढ़ाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली मैथमेटिक्स कितना इजी है, फ्रैक्शन का बेसिक्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो देखिए फ्रैक्शन पहले होता क्या सर, किसको बोलते हैं फ्रैक्शन? अगर मैं ये कहूं कि कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग x डिवाइडेड बाई y के फॉर्म में लिख दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्या बोला मैंने बोला अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग डिवाइडेड बाय y यानी कि x बटा y के रूप में लिख दें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे भाई साहब हम लोग क्या, फ्रैक्शन। सर कैसे, क्या x बटा y, x y तो मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई ये तो समझ में आता है, 7/10, 3/10, 5/2, 4/6, 1/2, 1/5, कुछ भी लिख लो, इस तरह के फॉर्म में कुछ भी लिख लो, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जी आपका फ्रैक्शन। क्लियर है बात? तो इस तरीके के फॉर्म में जो भी चीज लिखाएगा वो क्या कहेगा, फ्रैक्शन। और इसीलिए इसको यहां कहा गया x और इस वैल्यू को y कहा गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब ये x और y किसको डिनोट करता है? देखिए इस x को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। हिंदी में इसको अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? अंश। और यही y, ये y, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इसको हिंदी में हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखना है कि ये जो हर या डिनोमिनेटर होता है ना, इसको हम लोग बेस वैल्यू भी कहते हैं। और जिसका वैल्यू हमेशा 100% होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको मैं आगे प्रूफ करूंगा कैसे ये 100% होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब समझ में आ गया होगा कि सर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो फ्रैक्शन वो नंबर जिसको हम लोग x डिवाइडेड बाई y के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बोलता है क्या चलेंगे सर नेक्स्ट? बोलता है नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रैक्शन एंड वेयर इज द यूज ऑफ फ्रैक्शन। कि भाई साहब कहां, नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फ्रैक्शन का यूज कहां है? फ्रैक्शन का यूज कहां है भाई साहब, ये बताइए सर, है ना? तो फ्रैक्शन का जो यूज है बहुत सारे जगह पर है। अगर आपने फ्रैक्शन सीख लिया तो बहुत सारा सॉल्व कहां हो जाएगा? जैसे फ्रैक्शन का यूज परसेंटेज में, ठीक है, रेशियो में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में तो इसका यूज है ही, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, इन सब में इसका यूज जबरदस्त तरीके से है। तो इसीलिए फ्रैक्शन को समझना बहुत 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 जरूरी है। मतलब अब आप क्या कह सकते हैं कि भाई साहब एक कॉन्सेप्ट सिर्फ सीख लिए और उससे क्या होगा, आपका सब चीज बनना आसान हो जाए। तो भैया सब थोड़ा सा मेहनत करके क्यों नहीं सीख लिया जाए? नहीं, हाँ कि ना, बताइएगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे? हाँ जी सर करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखिए पहला रूल सीखते हैं हम लोग। पहला रूल क्या बोल रहा है
कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब सर इसमें दो वर्ड्स आए, एक क्या, एक का आया सर परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है परसेंटेज का बेस सर, पर मतलब प्रति, परसेंट मतलब 100, यानी कि प्रति 100। तो हम ये बात कहें कि ये 100 की बात करता है, इसका बेस 100 पे है। हाँ जी सर। और फ्रैक्शन का बेस सर, फ्रैक्शन का बेस तो हम निकालेंगे ना, यही तो निकालेंगे, नहीं यही निकालेंगे। तो अब अगर मैं ये कहूं कि 10%, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर परसेंटेज का मतलब 100 है, प्रतिशत है, प्रति 100 है, तो 10% का मतलब हम ये कह सकते हैं 10/100। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, उम्मीद करता हूं नहीं होगा, ये बचपन में सिखाया गया। अब बताओ मुझे 10/100 को काट दो, 10 से कम 10 और 10 दहाई के 100, तो 1/10। अब देखो ये निकल गई ना फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू निकल गई। क्लियर बात। तो ये क्या था, कन्वर्जन ऑफ आपका परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, की परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालें कैसे। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा वैल्यू लेते हैं 25%। तो 25% क्या हुआ सर, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4, ये निकल गया फ्रैक्शन वैल्यू। एक और वैल्यू लेते हैं, चलिए 50%। सर 50/100 यानी कि 1/2 आ गया आंसर। समझ में आ रही है कितना इजी है फ्रैक्शन, सिंपल है ना। तो अगर हम एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या मैं बोलने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर हम इसको सिंपली देखें और बहुत ही सिंपल तरीके से कहें तो क्या कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवीजन कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं सर, हम उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल रूल, अगर यहां से एक रूल निकाला जाए तो क्या कहेंगे कि एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, दैट इज क्या, दैट इज रूल 1। तो किसी भी वैल्यू को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने का एक तो क्या तरीका हो गया कि किसी वैल्यू को निकाल दिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं लिया मैंने 30%, ठीक है सर, 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 3/10, यही हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर है। चलिए एक और ले ले 12.5%, सर ये आता है ना, हाँ जी सर आता है। तो क्या हो गया, 12 दूनी के 24 और एक 25/2, ये तो खुद ही फ्रैक्शनल वैल्यू निकल गया। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू। चलिए एक और मेथड सीखते हैं, आइए। अब जस्ट इसी का अपोजिट दूसरा क्या हो गया जी, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं मैंने क्या बोला 1/4, सर फ्रैक्शनल वैल्यू है, हाँ। अब इसको सिंपली जब उसको हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब यहां एक सिंपल रूल लगाएं, 100 का से इंटू कर दें, देखें परसेंटेज आता है कि नहीं, 4 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25% आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, रूल क्या हुआ, एक और देख लेते हैं, एक और आपको और थोड़ा डाउट हो रहा होगा सर, 2/5 इंटू 100, तो 5 20 40 और 20 दूनी 40, ये हो गया 40%, 2/5 का। चलिए एक और वैल्यू देख लेते हैं, 1/8, तो 8 का वैल्यू कितना, 8 का वैल्यू मतलब मान लेते हैं आपका 100, तो फिर से काटिए, 2 चौके 8 और 25 दूनी ये 25/2%, यानी कि 12.5%। क्लियर है। अब यहां से क्या निकल के आया, क्या समझते हैं आप, इसको बताइए तो सर, क्या समझ में आते हैं। तो एक सिंपल सा रूल नहीं हो गया क्या, कि अगर किसी वैल्यू को एनी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा।
इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो फ्रैक्शनल वैल्यू दिया था उससे इनटू से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगा। और यही मैंने लिखा कि एनी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या निकल के आ जाएगा, इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, ठीक है। चलिए जी, तो एक तो ये हो गया दूसरा रूल। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड रूल क्या हो गया। देखिए ये सब रूल का यूज है आगे, इसको बस समझ के रहिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब चलिएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या होता है ये देखिएगा। थर्ड नंबर को, थर्ड नंबर कहता है बेस ट्रीटेड एज 100%, बेस ट्रीटेड एज 100%। देखिए अब इसमें क्या था सर, ये चीज तो आपको बताया था ना, बेस वैल्यू किसको बोला था बता तो सर, एक्स और वाई वैल्यू में जैसे मैंने 7/10 ले लिया या फिर 1/3 ले लिया, तो सर इसमें बेस कौन सा था सर, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, बेस वैल्यू बोलते थे और ये 100% ट्रीट होता था। हाँ जी, तो अगर एक बात बताइए, एक बात सिंपल सा बताइएगा कि अगर बेस वैल्यू 100% है तो ये क्या मैं बोलूं कि इस वैल्यू का एक हिस्सा ये है, हम ये कह सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू भी बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू। इसको न्यूमरेटर वैल्यू बोल सकते हैं, वैल्यू। ये अंश का अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो हर का वैल्यू और ऊपर अंश का वैल्यू। तो हम ये कहें कि जो 3 हिस्सा है, इस 3 हिस्सा का ही एक हिस्सा ये है। क्लियर है? समझ में बात आ रहा है? तो अगर 100%, ये बात ध्यान में समझिएगा, मैंने क्या बोला कि कभी भी जो बेस वैल्यू रहेगा या डिनोमिनेटर वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये 100% होगा। तो यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि 100% इक्वल टू 3 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो एक हिस्सा इज इक्वल टू कितना परसेंट, तो हम इसको बोल सकते हैं 33 इंटू 1/3%, या इसको 33.3333% भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि ये जो बेस वैल्यू है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% मतलब जितना दिया गया उसका। अभी ये नहीं, ये मत मान लेना कि 3 100% है तो एक हो जाएगा 100 का 1%, ऐसा मत मान लेना, ये गलत तरीका होगा कि मैं जैसे मैंने 3 बोला क्या 100% है तो 1 बराबर 100 का 1%, ऐसा नहीं भाई साहब। ये 3 100% के बराबर है और इसी 3 का एक टुकड़ा यहाँ पे है, तो वो 3 का टुकड़ा 100 के बराबर है, तो 1 का टुकड़ा कितने बराबर होगा, 33% के बराबर होगा ना। हाँ जी सर। अब आइएगा, अब देखिएगा एक चीज और मैं बता दे रहा हूं जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हमेशा ये जो बेस वैल्यू है इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस वैल्यू भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। मैं एक बार फिर थोड़ा साफ करके लिख दूं, ये देखिएगा, 1 मिनट। x डिवाइडेड बाई वाई 1/3, तो इसको तो न्यूमरेटर वैल्यू बोलेंगे, न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर वैल्यू है ना। इसको बोलेंगे पहला बेस वैल्यू, दूसरा इसको कहेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू, तीसरा इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। 100% होती है ये सब, ये क्या होती है, इसकी 100% होता है। ये चीज मान के चलेगा कि जो भी वाई फैक्टर होगा, जो इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हर की जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर वैल्यू बोल लो, बेस वैल्यू भी बोल लो या कॉस्ट प्राइस वैल्यू बोल लो, ये तीनों क्या होगी, 100% होगी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको डीआई बनाने का टाइम में बड़ा हेल्प करेगा। और वहीं पे एक सवाल पूछा जाता है डीआई में, जिसको कॉस्ट वैल्यू बोल लो या एक्सपेंडिचर बोल लो, एक्सपेंडिचर वैल्यू, ये भी जो है इसको 100%, सारा एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग जगह दिए हुए रहेंगे। तो इसको याद रखना कि कभी भी जो इसकी वैल्यू होती है वो 100% होती है, और इसी का जो ऊपर वाला अंश में लिखा होता है तो इसी का कुछ हिस्सा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 7/10 तो 10 में से 7 हिस्सा होता है ये। अगर मैं बोलूं 5/10
तो ये 10 में से 5 हिस्सा होता है। अगर मैं बोलूं 6/30 तो ये 30 पूरा पूरी है और इसी 30 में इसका 6 टुकड़ा है इसके पास। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए ये हो गया थर्ड रूल, तो इसमें से एकदम क्लियर तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब इसको एक चीज और देखिएगा, इसी में से पहले देख लीजिएगा। अगर मैं ये बोलूं 1/4 तो 1/4 मतलब 4 का ही एक टुकड़ा हिस्सा है। तो ये अगर 4 का एक टुकड़ा यानी कि 4 को हम लोग 100% ले लेते हैं तो 4 का एक टुकड़ा कितना 25% आ गया ना। और 1/4 की वैल्यू भी कितनी होती है 25%, क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि सर 1/4 को ये बताया था 1/4 को इंटू 100 से गुना कर देंगे तो काट देंगे तो 25% वैल्यू आ जाएगी ना। अब देखो इसको लिटरली मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। कैसे? मैंने कैसे बताया, देखो कि मैंने बोला ये 4 टुकड़ा 100% के बराबर है। हाँ जी सर, तो इसी 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा 25% के बराबर हुआ। समझ में आई कि 4 टुकड़ा 100% के बराबर 25%, 25%, 25% और 25%, 1 2 3 4, चारों को मिला दिए 100%। और इसी में से एक टुकड़ा कितना 25% के बराबर। सेम चीज है 1/5, 1/5, तो 5 में से एक टुकड़ा, तो 5 को अगर 100% तो एक टुकड़ा कितना 20%, और यही वैल्यू क्या होती है 20%। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आगे देख चलते हैं। अभी 2-3 सवाल भी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, आराम से देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। चलिए एक चीज और देखिएगा, फोर्थ रूल कहता है परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू, परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, थोड़ा सही लिख देता हूं ताकि आपको ये पीडीएफ दे सकूं तो अच्छा लगे। वैल्यू ऑफ एनी परसेंटेज। सर क्या मतलब हुआ इसका बता दीजिए ना। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया मेरे भाई कि अगर ये लिख लो 20% का 75%, ठीक है, और उसके बाद लिख दो, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करता हूं, 20 का 75% या इधर लिख दो 75 का 20%, दोनों में कोई फर्क नहीं है। निकाल के देख लो, 20 का 75% यानी कि 20 का 75% में तो 3 हिस्सा, तो 15 रुपया हो गया, और 75 का 20% तो भी 15 हो गया। चलो एक और चीज प्रूव कर लेते हैं। 30 का 60% इक्वल टू 60 का 30%, ठीक है। तो 30 का 60% 6×18 और 60 का 30% 6×18। समझ में आ रहा है? एक ये वैल्यू होती है। तो इसमें ये क्यों बताया सर मैं, आपने क्यों इसको यूज किया? जब आप डीआई बनाते हो ना तो कभी कभी देख लेना लिखा हुआ रहता है कि 20 का 75%, तो उस समय ना, या फिर ऐसे लिखा 20 का 78%, तो ना आपको दिक्कत होने लगता है 78% कैसे निकालें, तो आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए 78 का 20%, तो ये तो निकालना आसान हो जाएगा ना। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी, एक ही वैल्यू होती है। चलिए चौथा भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाइए फ्रैक्शन वैल्यू को समझते हैं। देखिए इतना तो मैंने समझा दिया, अब जो है आपको समझना पड़ेगा फ्रैक्शन वैल्यू को क्या है। ये देखिएगा, एक एक करके पहले इसको लिख देता हूं ताकि इसको आप याद कर लीजिए। देखिए अगर आप इसको याद कर लीजिएगा ना तो क्या होगा, तो आप इजी तरीके से फिर हर सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट एक बना लीजिए आप, देखिए कैसे फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट, ये बहुत मदद करेगा आप, बहुत ज्यादा ही। जैसे 1/2 का वैल्यू कितना होता है सर 50%, कैसे, ये तो प्रूफ किया था, इंटू 100 कर दीजिएगा। 1/3 का परसेंट कितना होता है 33.1/3%। 1/4 का कितना होता है सर 25%। 1/5 का कितना होता है, ये होता है सर 20%। 1/6 का ये कितना होता है, ये होता है सर 16.67%। 1/7 का कितना होता है 14.28%। 1/8 का कितना होता है 12.5%। 1/9 का कितना होता है 11 1/9%।
ठीक है, अब चल जाइए 1/10 का कितना होता है 10%। क्लियर है बात, समझ में आई बात? तो ये याद रखना आपको पड़ेगा। और निकला कैसे, तो ये तो इजी है ना जी, 1/2 इंटू 100, ये तो बताया ही था मैंने आपको अभी परसेंटेज में। फिर 1/3 इंटू 100 तो निकल जाएगा फिर कितना ही। क्लियर है, समझ में आई बात? तो इसी तरीके से सारी वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं कुछ और वैल्यू आपके साथ डिस्कस करता हूं, कुछ और वैल्यू मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए कौन सी वैल्यू है, हाँ 1/11, 1/10 तक किया था 1/11, तो 1/11 गुने 100 आ जाएगा 9.1/11, ये परसेंट आएगा। फिर आप आ जाइए 1/12, ठीक है, चलिए 1/12 भी करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 8%, 12/96, 8.25%। ठीक है, उसी तरह से आप ये ऐसे आप करते रहिएगा तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए एक वैल्यू की और चर्चा में कर देता हूं, 3/8। सर कैसे होगा 3/8, करके देख लीजिए कितना परसेंट होगा, 100, 2 चौके 8, 2 पचे 25, 25 या के 75, 75/2 यानी कि 37.1/2%, 37.5%। फिर 3/8 के अलावा एक और कर लीजिए 4/7। तो ये देखिए एक तो ये तरीका हो गया 4/7 का, चलिए 100 से कर लीजिए, तो इसको बताता हूं 400/7। ठीक है, क्लियर है, इसको भी डिवाइड करेगा तो समझ में आ जाएगा। अब एक और तरीका है 4/7 का निकालने का, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मैंने 1/7 का वैल्यू आपको बता दिया, सर 1/7 का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 1/7 का वैल्यू 14.28%, और यहां कितना है 4/7 है। तो अगर 1/7 का वैल्यू इतना है और इसी के साथ 4/7 है, तो इसको हम 4 से अगर गुना कर देंगे तो वैल्यू सेम नहीं आ जाएगा, 14, 28, 56 और 2 चौकटी 8 चौक 32, यानी कि 57 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा ये। क्लियर हुआ बात? अगर एक वैल्यू मुझे पता है, जैसे 1/7 मुझे एक वैल्यू पता है, तो 1/7 जोड़ दो, फिर 1/7 जोड़ दो, फिर 1/7 जोड़ दो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4/7 ही तो आएगी मेरे भाई। तो या तो आप 1/7 को 4 से इंटू कर दो, क्लियर, तो आपकी फिर भी 4/7 ही तो वैल्यू आएगी। और यही 1/7 की वैल्यू अगर आपको 14.28% पता रहेगा, तो 4 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, हाँ कि ना? तो आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है जी ये चार्ट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा बात, ये चार्ट याद रखिएगा, फिर आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा, मैं ये आपको एश्योर करता हूं। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया एक चीज। अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या कि हमारा क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ये तो हो गया आपका बेसिक चीज, कुछ और ट्रिक समझते हैं, कुछ और रूल समझते हैं। किसमें, एक मिनट, हाँ अब देखिए ये 4th नंबर तक हो गया, वो चार्ट मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप उसको याद करके क्लियर हो जाओ। अब आ जाइए समझते हैं 5th रूल क्या कहता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यही होता है। सर क्या बोलते हैं इसको, देखिए हिंदी में तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, और इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज और इसका नाम बोल देता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और ये भी नहीं आया तो और भी है तरीके, आप टेंशन मत लो, मेरे पास और तरीके हैं। और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए तो ये होते हैं। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बढ़ते क्रम, नीचे से ऊपर की ओर जाना। और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 7 6 5 4 3 2 1, घटते क्रम। सर ये तो बात समझ में आ गई ना, क्वेश्चन इस सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये तो बताइए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं।
ठीक है, देखिएगा पहला सवाल ये है कि 3/4 कॉमा 2/5 कॉमा 7/10 को असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। बोल रहा है अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सवाल ये बोल दिया, बोला ठीक कर देते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन छोटा कौन बड़ा? आपको तो देखना पड़ेगा ना भाई, कैसे हम बड़ा छोटा देखेंगे? तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका है, जब इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। कैसे होता है देखिए, तीनों का एलसीएम आप ले लीजिए, और एलसीएम तो आ रही है तो 5 क्लास में सिखाया जाता है भाई साहब कि एलसीएम लिया कैसे जाना है। तो सिंपल सा 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा ना, ये समझ में आ गया ना 20 कहां से आया? भाई साहब तीनों का कॉमन टर्म को एलसीएम बोलते हैं कि 3 जो डिनोमिनेटर है उसमें से कॉमन टर्म जिससे सब डिविजिबल हो जाए, तो और मिनिमम हो। ऐसा नहीं कि ऐसे तो 60 भी हो जाता है, 120 भी हो जाता है, लेकिन 20 से ही तीनों डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसीलिए उसको उस कॉमन टर्म को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। तो 20 क्या कर दिया आपका कॉमन ले लिया। हाँ, अब देखिए अब कैसे इसको सही करते हैं। 3/4, चूंकि हमने डिनोमिनेटर में लिया था 20, अब 4 है मेरे पास, ठीक है, और हमको लेके जाना है 20 तक। डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा ना, जब सबको एलसीएम लिया तो बराबर तो करना पड़ेगा। करते हैं बराबर। कैसे सर? 20 को हम कितना बार देखेंगे? तो 5 बार कर देंगे, 4 को 5 से तो 20 आ जाएगा। तो जब ये तो रूल पता ही है आपको कि जब डिनोमिनेटर में हम किसी चीज को जितना से करते हैं, न्यूमरेटर में भी हम उतना ही से उसको करते हैं, उतना ही से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? चलिए फिर दूसरा देखिए, 2/5। अब यहाँ 20 है फिर आपके पास, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 20 आ जाए? 4 से कर दें? कर दीजिए सर। और यही जब नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से कर दो। फिर उसी तरीके से 7/10, अब 10 यहाँ और ऊपर मेरे पास 20, तो अब 20 मेरे पास है और हमको कितना चाहिए? यहाँ हमको चाहिए कितना? अब 2 ही चाहिए, क्योंकि 20 ऑलरेडी मेरे पास क्या कॉमन टर्म है, एलसीएम है, और यहाँ 10 है, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20। उसी तरीके से चले जाएंगे ऊपर भी, और ऊपर भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको लिखिए, 5 × 15/20, 4 दूनी 8/20 और 7 दूनी 14/20। अब देखिए, अब तीनों जो डिस्टेंस है, जो ये जो कम था 4, 5 और 10 का, ये बराबर आ गया। यानी कि अगर हम इसको ये कहें कि ये 15, 8 और 14 है तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगा, तो तीनों बराबर आ गया। हाँ जी, अब तो आपको इजीली पता चलेगा कि 20, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो 20 में से 15 हिस्सा, ठीक, 20 में से 8 हिस्सा, ठीक, और 20 में से किसका? 14 हिस्सा। तो सर 20 में से अगर 15 हिस्सा कर रहे हैं तो सबसे छोटा ये होगा, फिर 20 में से 8 हिस्सा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा ये होगा, और 20 में से 14 कर रहे हैं तो उस मिडिल में ये होगा। तो सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले हमारा जो आंसर होगा वो क्या? 8/20, फिर हो जाएगा क्या 14/20, और फिर हो जाएगा क्या 15/20। लेकिन क्या ये वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है? नहीं दिया गया सर। तो अब यहां यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया सर? 15/20 के जस्ट किसका वैल्यू आ गया था? ये 3/4 का। तो हम उसके जगह पर 3/4 वैल्यू लिख देते हैं। समझ में आया? अगर 8/20 के जगह पर कौन सा वैल्यू था? ये वाला सर 2/5, तो 8/5 के 8/20 की जगह 2/5 लिख देते हैं, और 14/20 की जगह 7/10 वाला वैल्यू को किए थे ना, तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7/10, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। तो सर ऐसा क्यों किए? बस इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने सिर्फ कॉमन फैक्टर ढूंढा, एलसीएम निकाला और उसके डिनोमिनेटर को मैच कर दिया। यही तो किया मैंने। कॉमन फैक्टर निकाला 20, उसके हर वैल्यू के डिनोमिनेटर को बराबर कर दिया, और जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है तो फिर क्या? न्यूमरेटर भी बराबर करना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने ऊपर वाले टर्म को भी जितने से नीचे से मल्टीप्लिकेशन किया था उतने से ऊपर भी कर दिया था। ये देखो नीचे और ऊपर सेम है, और फिर फाइनली ये वैल्यू लेके आ गया। अब
जो जहां वैल्यू जिसका था मैंने पुट कर दिया। जैसे 3/4 का वैल्यू था तो 3/4 कहां आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पुट है ना, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, कि सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो 8 सबसे छोटा था, फिर 14 ये था, फिर उससे ये बड़ा था। क्लियर है बात? तो सबसे बड़ा कौन, 20 में से 8 ही हिस्सा है तो कम हिस्सा, 20 में से 14 हिस्सा ज्यादा हिस्सा, 20 में से 15 हिस्सा तो ज्यादा हिस्सा मिला ना तीनों को। तो सबसे छोटा हिस्सा इसको मिला, फिर ये और 8/20 कहां से आया था, ये वैल्यू से आया था। कहां गया 8/20, 2/5 वाला वैल्यू से आया था। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 2/5 पहले होगा, 7/10 और 3/4। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात? हाँ जी, थोड़ा सा गिजबिज हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको फिर से क्वेश्चन बताऊंगा, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अगले क्लास में क्वेश्चंस भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब चलिए एक और चीज सीखते हैं। क्या कि सर ये तो हो गया आपका एलसीएम तरीका, और कोई तरीका है? हाँ है, देखिएगा एक और रूल, एग्जांपल देखिएगा क्या बोला, 3/4, 5/6, ठीक है, 6/7, 2/3, 4/5, इतना टर्म है। मतलब फाइंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए वो 3 टर्म था तो हम लोग आराम से क्या किए, आराम से एलसीएम मेथड लिए और कर दिए। लेकिन यहाँ 5 टर्म है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें एक रूल निकल के आता है क्या, कि अगर डिनोमिनेटर और या एंड लिखो, न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो अगर सेम है सभी वैल्यू में, अगर सेम है सभी वैल्यू में तो जो न्यूमरेटर में सबसे छोटा होगा, न्यूमरेटर में सबसे छोटा होगा वही वैल्यू सबसे छोटी होगी। क्या मतलब वो सर लिख तो दिया आपने, मैंने क्या बोला ये ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिखा ना, सब में सेम होना चाहिए, सब वैल्यू में। 3 से 4 1, 5 से 6 1 का डिफरेंस, 6 से 7 1 का डिफरेंस, 2 से 3 1 का डिफरेंस, 4 से 5 1 का डिफरेंस। यानी कि जितनी वैल्यूज दी गई है उस सारी वैल्यूज में 1 का ही डिफरेंस है। यानी कि डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर में सबकी जो डिफरेंस है वो 1 है, इक्वल है, सभी की वैल्यू इक्वल है। हाँ जी, तो अब क्या बोला कि उन सारी वैल्यूज में जो न्यूमरेटर की सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उस क्वेश्चन की सबसे छोटी वैल्यू मानी जाएगी। एग्जांपल के तौर पर जैसे यहां पे देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपका न्यूमरेटर में, अंश में 2 है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मानी जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू यहां मानी जाएगी 2/3। फिर उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए ये देखिए 2/3 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3 है, उसके बाद है 3/4, फिर क्या है सर, फिर उसके बाद है 4/5, उसके बाद क्या है 5/6 और फिर क्या है 6/7। तो ये इंक्रीजिंग टर्म में हो गया, इंक्रीजिंग टर्म में। सर कैसे जानेंगे हम, आप इसको प्रूफ करके बताइए। बिल्कुल प्रूफ करके बता दूंगा मैं, फिर से समझिएगा इस चीज को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने क्या बोला कि एक जो वैल्यू दी गई है एक क्वेश्चन में, इस वैल्यू में हमें क्या देखना है कि जो अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे 3/4 है तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1 और 4 और 5 का डिफरेंस 1। अगर सभी वैल्यू का डिफरेंस 1 हुआ, या 1 नहीं बराबर हुआ, सबका बराबर हुआ, सबका 1 ही आया, 5 आया, 6 आया, कुछ भी आया, सबका बराबर आया,
तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो न्यूमरेटर में से, उन सारे वैल्यूज में से जो न्यूमरेटर की सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू मानी जाएगी। तो वही मैंने किया, यहां पे क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू इनमें से क्या थी, 2/3। तो सबसे पहले मैंने 2 लिया, फिर लिया 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। सर इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि क्या ये सही है? 2/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 2/3 की वैल्यू होती है 66.67%। देख लीजिएगा करके। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 75%। 4/5 80%। 5/6 तो ये कर लीजिएगा लगभग 86% के आसपास आएगा, और ये 90 के आसपास आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। और सर ये तो बता दिया आपने कि डिफरेंस रहेगा इक्वल, तो हमारा न्यूमरेटर का सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो सिंपल मेथड, भाग दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रह गया 3/10, 6/12, 7/15, ठीक है, 2/1 नहीं 2/5 कर दो, 2/5, ठीक है, मान लो 5। अब ये सबका डिफरेंस अलग है, इसका 7 डिफरेंस है, इसका 6 डिफरेंस है, इसका 5 डिफरेंस है, इसका 3 डिफरेंस है। तो इसको क्या करोगे, भागा देख लोगे। 3 का भागा दोगे कितना, 30%। 6/12 में यानी कि 50%। फिर 7/15 यानी कि आपका लगभग कितना आ जाएगा, देख लो 7/15 इंटू 100, ठीक है, 15, 3 से काट दो, 3 से कटेगा नहीं, 7/15, 15 छक्का 90, 7 छक 42, 7 49, ऑलमोस्ट इससे कम आएगा, लगभग 49% के आसपास आएगा। और 2/5, ये तो 1/5 20, तो 2/5 40%। तो आ गया ना, ये वैल्यू देख रहे हो। अगर आपने एक बार फ्रैक्शनल वैल्यू को याद कर लिया तो इससे भी निकल जाएगा। तो भाग देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन, ये, फिर उसके बाद क्या, 3rd नंबर में ये, और 4th नंबर में ये आ जाएगा। तो इसका कुछ नहीं था, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, जब आपके पास डिफरेंस सेम हो, तब तो इजीली आप पकड़ लोगे कि भाई साहब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, इक्वल है, इक्वल में न्यूमरेटर यानी कि अंश वाली जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, उससे बड़ा वो बड़ा, उससे बड़ा फिर बड़ा, उससे बड़ा फिर बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू जो है वो डिफरेंस सेम नहीं हुई तो भाग विधि के द्वारा दे देंगे, डिवीजन रूल, सिंपल सा कहानी है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो लिटरली सच बताना और कमेंट में लिखना कि सर ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और लाइक भी कर देना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको फ्री में इतनी सारी चीजें करा रहा हूं, सारी चीजें दे रहा हूं, तो आप एक कमेंट और ये तो कर ही सकते हो नहीं। हाँ जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे टिप्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।